मॉर्निंग क्लास 8। आज हम शुरू करेंगे। हमारा टॉपिक आज का है नेचुरल वेजिटेशंस एज अ रिसोर्स। ना उससे पहले हमने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था वाटर रिसोर्सेज के बारे में, उसकी स्कैसिटीज़ और कैसे उसको कंजर्व करना, कैसे बचाना है। हमने सबसे मेन इंपॉर्टेंट देखा था हमने कि वाटर हार्वेस्टिंग इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे हम देखेंगे कि वाटर को अगर हम लोग रेन वाटर को अगर हम लोग हार्वेस्ट करते हैं रेन वाटर, तो हमारी जो प्रॉब्लम्स है वाटर की वो बहुत हद तक सॉल्व हो सकती है। इसी तरह से इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वी हैव टू सेव वाटर। तो हमने वो वाटर मैनेजमेंट एंड वाटर कंजर्वेशन वो पढ़ा था लास्ट टॉपिक। आज हम शुरू करेंगे हमारा नेचुरल वेजिटेशंस एज अ रिसोर्स, क्योंकि ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज है। नेचुरल वेजिटेशंस। नाउ व्हाट इज़ वेजिटेशंस? किसे कहेंगे? द प्लांट्स और ट्रीज विच ग्रो नेचुरली विदाउट एनी डिस्टर्बेंस ह्यूमन इंटरफेरेंस, उसे कहा जाता है नेचुरली, जो अपने आप ही ग्रो होती है। तो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, है ना। टाइप्स वेजिटेशन अलग अलग ग्रो होती है अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड अस। वी सी देम इन द फॉर्म ऑफ फॉरेस्ट, उसे हम फॉरेस्ट के फॉर्म में देखते हैं। ग्रासलैंड भी है, स्क्रब्स भी है छोटे छोटे, एंड वेरियस अदर टाइप्स ऑफ हर्ब्स भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मेडिसिन के लिए यूज़ होती है। तो इस तरह से जो चीज़ें अपने आप ग्रो होती है नेचुरली विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमंस, उसको कहेंगे हम नेचुरल वेजिटेशंस। ना दे नॉट ओनली प्रोवाइड अस टिम्बर, वो सिर्फ हमें लकड़ियाँ नहीं देती बल्कि हमें और बहुत कुछ देती है, न्यूमरस यूजफुल प्रोडक्ट एज वेल एज एस्थेटिक ब्यूटीज़ ऑल्सो, बहुत सुंदर। क्योंकि वेजिटेशंस को अगर हम देखते, ग्रीनरी को देखते तो बहुत सुंदर लगता है कि नहीं। तो इसी तरह से हमें सिर्फ और सिर्फ टेम्पररी नहीं, इसके साथ साथ हमें बहुत ज़्यादा यूजफुल प्रोडक्ट्स देती है हमें, और एज अ एस्थेटिक ब्यूटी, जिसे देख के सुंदर जिसको लगता है कि हाँ गुड सीनरी, बहुत अच्छा लगता है। ना प्लांट्स एंड ट्रीज प्रोड्यूस ऑक्सीजन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि प्लांट और ट्रीज क्या प्रोड्यूस करती है? ऑक्सीजन, जो हमें चाहिए ब्रीथिंग के लिए। साथ साथ दे ऑल्सो प्रोटेक्ट आवर सॉइल, वो सॉइल को क्या करती है? होल्ड करके रखती है। एक्ट एज अ शेल्टर बेल्ट, हमने पढ़ा था ना, जब हम एक स्ट्रेट लाइन में ट्रीज़ को ग्रो करते हैं टू प्रोटेक्ट जो इरोशंस होती है उसको रोकने के लिए, तो शेल्टर बेल्ट्स की जैसा वो काम करती है। कौन? ट्री करती है। हेल्प इन स्टोरिंग अंडरग्राउंड वाटर, प्लांट्स जितना होगा उतना ज़्यादा वो पानी अगर जाएगी तो रूट्स जो है उसको होल्ड करके रखेगी, और धीरे धीरे हमारा जो अंडरग्राउंड है, जो लेवल है सॉइल के नीचे जितने सारे, उसमें जो लास्ट बेड है उसके बाद इंक्रीज होगा, जो बेड है फर्स्ट बेड सेकेंड बेड, तो वाटर लेवल ऑल्सो विल इंक्रीज इस तरह से। और साथ साथ इट ऑल्सो प्रोवाइड एसेंशियल प्रोडक्ट्स जो हमारी डेली लाइफ में चाहिए होता है। तो जैसे एग्जाम्पल हमने पढ़ा हर्ब्स, मेडिसिन्स हमें प्रोवाइड करती है, वेजिटेशन ही करती है। तो इसी तरह से ये बहुत कुछ देती है हमें ना। अब हम देखेंगे हमारे वर्ल्ड में, हमारे आसपास कितने टाइप्स की वेजिटेशंस हैं, ठीक है। तो द ग्रो ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस मेनली डिपेंड ऑन मॉइस्चर। अब ये कितने सारे वेजिटेशंस ग्रो होती है, डिपेंड करता है कि उसमें पानी कितनी, मॉइस्चर कितनी है, वाटर कंटेंट कितना है, टेम्परेचर कितना ज़्यादा है, लो है या हाई है। तो इसी तरह से डिपेंड ऑन दैट दे आर बीइंग डिवाइडेड डिपेंडिंग ऑन द अबव टू फैक्टर्स, दैट इज मॉइस्चर, दैट इज वाटर, एंड टेम्परेचर, दैट इज सनलाइट। इसके बेस पे वी हैव डिवाइडेड दैट इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरी। तो 4 कैटेगरी सबसे पहले क्या है? फॉरेस्ट। तो सबसे पहले जो है फॉरेस्ट एरिया रिसीविंग वेरी हेवी रेनफॉल एंड हैज़ वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रीज। तो सबसे पहले इसको डिवाइड किया फॉरेस्ट में। तो पता है कि फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, क्योंकि जहाँ सब प्लांट्स ट्रीज जहाँ होती है वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है, और इसी कारण द फॉरेस्ट इज़ हैविंग वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेशंस, अलग अलग किस्म के प्लांट्स होते हैं वहाँ पे। उसके बाद आता है ग्रास लैंड, जहाँ पे पानी कम होती है, ठीक है। तो ग्रास लैंड मतलब पानी जो है मॉडरेट होती है, ना ज़्यादा ना कम, ठीक। उसके बाद आता है स्क्रब एरियाज। स्क्रब एरिया मतलब जहाँ पे पानी बहुत लो होता है, तो वहाँ पे किस तरह से होती है? थॉर्नी स्क्रब्स, जो कांटेदार पेड़ होती है वैसी होती है। क्यों? क्योंकि जो कांटेदार पेड़ होती है कैक्टस टाइप्स को, उससे पानी कम चाहिए होता है, तो वो कम पानी में भी सर्वाइव करती है। इसके लिए उस एरिया में वो होता है स्क्रब्स
फिर आता है तुंद्रा रीजन्स, स्पेयर वेजिटेशन, क्योंकि सर्दी में जहाँ पे बर्फ़ रहता है, कोल्ड, ठीक है, तो वहाँ पर भी वेजिटेशन बहुत मुश्किल से होती है ठंडे के कारण। टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा माइनस में चला जाता है, तो इसीलिए वेजिटेशन भी वहाँ पर बहुत स्पेयर होती है, मतलब कम होती है बट कम होती है। तो इसी तरह से वहाँ पे क्या होती, कंसिस्ट ऑफ मोसेस एंड लीचेस, इस किस्म के प्लांट्स जो ग्रासेस होते हैं, छोटे छोटे ट्रीज़ नहीं होती, प्लांट्स होते। तो इसी तरह से ये 4 जो डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब इसे इंडिविजुअली पढ़ेंगे ना, टाइप्स उसके बाद अब आएंगे। तो अब फॉरेस्ट को डिवाइड करेंगे कि टाइप, देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। सो नाउ डिपेंडिंग ऑन व्हेन द ट्री शेड देयर लीव्स, जब ट्री अपनी लीव शेड करती है, जब पत्ते उनके झड़ते हैं, तो फर्स्ट कैन बी क्लासिफाइड एज एवरग्रीन एंड डेसिडियस। एवरग्रीन जहाँ पे पत्ते बहुत ना के बराबर झड़ते हैं, और डेसिडियस जहाँ पे लगभग 1.5 to 2 month उसके पत्ते नहीं होते पेड़ों में, तो वो पेड़ उसे कहा जाता है डेसिडियस। और जिसमें पत्ते हमेशा दिखते हैं हर साल, क्योंकि वो साथ में कभी भी नहीं झड़ते, वो झड़ते हैं तो हमेशा फिर भी प्लांट्स में वो ग्रीन ही दिखता है, ठीक है। तो इसी तरह से वो हो गया एवरग्रीन, और दूसरा हो गया डेसिडियस जो एक साथ पूरी झड़ जाती है। तो ये कब तक, 1.5 month से 2 months तक ऐसी रहती है। अब आता है एवरग्रीन, यहाँ पे एवरग्रीन एंड इसमें से देखो डिफरेंसेस अगर पूछा है तो आपके इसमें से आराम से डिफरेंसेस जैसा ही चैप्टर्स में बता दिया। एवरग्रीन फॉरेस्ट मीन्स दैट डू नॉट शेड दियर लीव, जो अपनी लीव शेड्स नहीं करती साइमल्टेनियसली इन एनी सीजन, कोई भी सीजन हो ड्यूरिंग द ईयर, और वो पूरे साल ग्रीन ही दिखती है, इसीलिए इसको एवरग्रीन कहा जाता है। डेसिडियस क्या बोला है कि दे शेड्स ऑल लीव्स इन अ पर्टिकुलर सीजन, पूरे पत्ते उनके झड़ जाते, कोई एक सीज़न होता है उसमें। टू कंजर्व सॉइल, लॉस ऑफ वाटर, क्योंकि उसमें पानी उनको नहीं मिल पाता है, तो पानी कम है इसके लिए वो पत्ते झड़ जाते हैं। ड्यू टू क्योंकि पत्ते से क्या होता है, जैसे अगर ये पत्ता है तो इससे क्या होगा, यहाँ पर जैसे हमें पसीना आता है तो प्लांट्स भी क्या करती है, ट्रांसपिरेशन है, यहाँ पर रेस्पिरेशन होता है, तो यहाँ से जो ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स होती है, तो इससे जो है पानी बाहर आ जाएगी, तो इसके लिए पत्ते झड़ जाएंगे। तो जो पानी थोड़ा बहुत जो है वो किसके लिए आएगी, कहाँ, वो रूट्स को आ जाएगी, स्टीम्स को आ जाएगी, इसके लिए पत्ते झड़ जाते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन जो है लीव्स के थ्रू वो बंद हो जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है दे ऑलवेज हैव द ग्रीन कवर ऑफ लीव्स थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि वो पूरा ग्रीन ही दिखता है, पत्ते हमेशा रहते हैं इसके लिए। तो दे आर नॉट डिवोर्स ऑफ लीव्स, कभी भी उनके पत्ते नहीं ऐसा है कि दिखते नहीं है, झड़ जाए एक साथ, तो इसके लिए वो ग्रीन रहता है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, दे लुक बैरन, पूरे पत्ते जो गिर जाते हैं तो वो पूरा कैसे लगता है, सिर्फ डालियाँ दिखती, पत्ते नहीं रहती है, तो इसी तरह से इसे डेसिडियस कहा गया। फिर नंबर 3, दे आर फाउंड इन एरिया विच रिसीव मोर देन 200 सेंटीमीटर्स ऑफ रेन फॉल इन अ ईयर, वो उसी जगह होती है जहाँ पे बारिश 200 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा होती है। और ये वाला कहाँ होता है, जहाँ पे बिटवीन 75 to 150 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल, उस एरिया में जहाँ पे बारिश 75 से 150 सेंटीमीटर होती है, उस एरिया में पाया जाएगा। फिर प्लांट्स, फिर आता है कि एवरग्रीन फर्स्ट आर मेनली फाउंड इन इक्वेटोरियल रीजन, जैसे सेंट्रल अमेरिका अलॉन्ग ओरिनोको, अमेजन रिवर वैली, कॉन्गो बेसिन एंड इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयस एंड द वेस्टर्न घाट्स। ये हो गया वर्ल्ड एंड हमारे इंडिया के अंदर। उसी तरह से डेसिडियस में जाएंगे, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट फाउंड इन चिली, दैट इज साउथ अमेरिका एंड साउथ अफ्रीका एंड साउथ ऑस्ट्रेलिया। फिर आता है टेम्परेट फॉरेस्ट, हमारे ये हो गया ड्राई डेसिडियस को वापस ये लोग ने डिवाइड किया 2 लोकेशंस के अकॉर्डिंग, कि उनकी लोकेशन जो है कहाँ कहाँ पाई जाए। तो एक ट्रॉपिकल हो गया, दूसरा टेम्परेट जोन में आ गया। तो टेम्परेट जोन में कहाँ पाया जाता है, नॉर्थ सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न एशिया एंड ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स, ये इस जगह में पाए जाते हैं। फिर इसमें प्लांट्स एंड ट्रीज कौन कौन सी है, देखो पाइन, सेडर, लार्स एक्सेट्रा, मैपल, ओक, विलो, ये सारे प्लांट्स जो है, ट्रीज जो है। दिस इज द पिक्चर्स, जहाँ पे दिख रहा है ये प्लांट्स कितने सारे इसके पत्ते हैं, तो और ये रास्ता दिख रहा है आपको, तो ये भी एक
और उसी की पिक्चर्स है। और ये ग्रीन है, एवरग्रीन। ये इतना डेंस होता है, इतना ज़्यादा डेंस होता है एवरग्रीन कि दिन में भी आपको नहीं अंधेरे लगते हैं। ये मॉर्निंग का ही, डे का ही पिक्चर्स है, लेकिन कैसा लग रहा है अंदर कि नाइट होकर रखा है। ठीक है ना। अब हमें कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, हमें नेचुरल वेजिटेशन को भी बचाना है, क्योंकि इसको पेड़ को पता है ना, आजकल आप सभी जानते हो, सुनते हो न्यूज़ में कि पेड़ कट रहे हैं धीरे धीरे। हमारा जो स्टार्टिंग में जो पेड़ थे, एरिया था फॉरेस्ट का, वो कम होते होते आज बहुत सारे कम हो गए। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है हमें अपने नेचुरल वेजिटेशन को भी बचाना है, कंजर्व करना है। सो ड्यू टू पॉपुलेशन इंक्रीज़ जो हो रहा है, उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, उनको खाने के लिए, रहने के लिए जगह चाहिए, तो वो क्या करेंगे, लास्ट ऑप्शन क्या होता है, फॉरेस्ट एरिया को काट देते हैं, वो क्लीन कर देते हैं, फिर वहाँ पे मकानें बननी शुरू हो जाती, कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, फिर वहीं पर ही शुरू हो गए एग्रीकल्चर, लोगों के लिए खाने के लिए एग्रीकल्चर शुरू हो जाता है। सो ही देयर इज एन अर्जेंट नीड्स। तो ये बहुत ज़रूरी है अभी कि हमें उसे रोकना है, पेड़ नहीं काटना है, कोशिश करना है, और काटते हैं तो हमें लगाना भी चाहिए। ठीक है, ताकि हमारे जो प्रॉब्लम्स है, जो अगर प्लांट्स हमें इतना सब कुछ देता है फिर वो बंद हो जाएगा देना। तो द वेरियस वे इन विच वी कैन कंजर्व, तो हमें कैसे कंजर्व करना है, तो दे आर डिफरेंट वेज, बहुत सारे वेज है, हमें कोशिश करते रहना है सभी एक एक करके। सो रिड्यूसिंग सॉइल इरोशन, सबसे पहले हमें सॉइल इरोशन को कम करना चाहिए। सॉइल इरोशन नहीं होगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स जो होल्ड करके रखता है, अगर सॉइल प्लांट्स को काट लेंगे तो सॉइल इरोशन होता रहेगा। तो प्लांटिंग मोर ट्रीज, तो इसका ऑप्शन क्या है, हमें प्लांट्स लगाना है। यूजिंग नेटिव प्लांट्स फॉर लैंडस्केपिंग, जो भी हम लैंड्स को काट रहे हैं तो हमें देखना है कि हमारे आसपास जो प्लांट्स हम लगा सकते हैं उसे यूज़ करें, वापस लगा देंगे हम। कंट्रोलिंग फॉरेस्ट फायर, अगर आग लग जाती, फॉरेस्ट में आग लग जाती है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा होती है, उसे कंट्रोल करना है। सेटिंग अप नेशनल पार्क जो है बायोस्फीयर है, और बायोस्फीयर रिजर्व, जहाँ पे हमें प्लांट्स एनिमल्स दोनों को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, जहाँ पे हंटिंग एंड पोचिंग दोनों ही मना होता है, तो हमें फॉरेस्ट एरिया को कन्वर्ट कर देना चाहिए इस तरह से। फिर कंजर्वेशन ऑफ लेक, तो हम नेचुरल वेजिटेशन के साथ साथ हमें, क्योंकि लेक में भी एनिमल्स होते हैं, क्रीक्स होते हैं, वेटलैंड्स होते हैं, तो उसे भी हमें बचाना है, क्योंकि ये भी हमारे रिसोर्सेज है। अवेयरनेस प्रोग्राम्स, सोशल फॉरेस्ट्री, लोगों को अवेयरनेस करना कि प्लांट हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में बताना, जागरूक करना। ठीक है, जैसे वन महोत्सव बनाया जाता है, महोत्सव इस तरह से कि हमें पेड़ को नहीं काटना है, तो इसे एक फेस्टिवल की तरह वन महोत्सव बनाया जाता है। कंजर्विंग नेचुरल वेजिटेशन ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द हैबिटेट्स फॉर वाइल्ड लाइफ, पेड़ को अगर हम बचाएंगे, नहीं काटेंगे, तो साथ साथ हमारी वाइल्ड लाइफ भी बचेगी, क्योंकि फॉरेस्ट जो है उनका घर है। तो इसी तरह से इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर रिसोर्स, वो भी रिसोर्सेज है, तो हमें क्या करना है, उसे भी बचाना है। तो थ्रू आउट द अर्थ वी कैन ब्रॉडली क्लासीफाई इनटू वाइल्ड लाइफ एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, जो एक हम लोग उन्हें पाल नहीं सकते, वो फॉरेस्ट में रहते हैं, और जिसे हम पाल सकते हैं, अपने घरों में रख सकते हैं। सो सम एनिमल्स आर डोमेस्टिकेटेड बाय ह्यूमन फॉर देयर बेनिफिट्स, वो भी उनके बेनिफिट्स के लिए होते हैं। वाइल वाइल्ड लाइफ कंसिस्ट ऑफ दोज एनिमल्स विच आर नॉट बीइंग यूज्ड, जो हम लोग डायरेक्टली अपने यूज़ में नहीं ले सकते, ह्यूमन बीइंग उसको नहीं रख सकते अपने पास। ठीक है, एग्जिस्ट ऑन एयर, एग्जिस्ट ऑन लैंड, इन एयर एंड वाटर, तो जो पानी में, लैंड में एंड एयर में, इन सभी में है। तो दे वाइल्ड लाइफ बहुत सारे अलग अलग है। तो अब वाइल्ड लाइफ की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना। अब यहाँ पे देखो, वाइल्ड लाइफ में वेरियस फॉर्म्स ऑफ वाइल्ड लाइफ इज फाउंड इन ऑल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम डिफरेंट है, लैंड का इकोसिस्टम अलग है, पॉन्ड का अलग है, जहाँ पे हम हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके, प्लांट से लेके, ठीक है, जहाँ पे हम एक दूसरे से इंटरेक्ट, ह्यूमन बीइंग सभी एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, तो इस तरह से जो है हम कहीं ना कहीं मिक्स्ड, तो इसी तरह से उसको इकोसिस्टम कहा जाता है। तो प्लांट्स का, फॉरेस्ट का इकोसिस्टम अलग है, फिर वाटर का, दैट इज़ रिवर का इकोसिस्टम, पॉइंट का रिवर और इकोसिस्टम सबका अलग अलग होता है। तो इसी तरह से डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाइल्ड लाइफ भी है, अलग अलग वाइल्ड लाइफ भी होती है इन डिस्टिंक्ट एरिया, अलग अलग एरिया के वाइज पे। डेजर्ट में एनिमल्स अलग है,
फॉरेस्ट का एनिमल्स अलग होता है, प्लेन में जाएंगे वहाँ पे एनिमल्स अलग हो जाएगा, स्नो माउंटेन्स एरिया में जाएंगे वहाँ पे एनिमल्स अलग हो जाएंगे. सो बिकॉज ऑफ द जोग्राफिकल बैरियर्स मतलब एरिया वाइज, लैंड है, डेजर्ट है, प्लेटो रीजन्स है, तो उसी हिसाब से एनिमल्स भी है. ये सारे क्रिएशंस जो है इट इज़ बिन क्रिएटेड बाय नेचर. किसने बनाया? नेचर ने बनाया है. और उसी तरह से उनको सर्वाइव के लिए, क्योंकि इतनी सर्दियों में जो वाइल्ड लाइफ रहते हैं वहाँ पर, वो अगर हम यहाँ ले आएंगे तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. और हमारे वाले जो डेजर्ट वाला एरिया को अगर हम कोल्ड डेजर्ट में ले जाएंगे तो वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. सो ऑल दिस हैज़ बिन मेड बाय नेचर. उन्होंने अपने आप को क्या किया? अडॉप्ट किया है अकॉर्डिंग टू द सर्वाइवल. तो उनको ज़िंदा रहना है तो कैसे रहना है, इस तरह से. ठीक है. सो एनिमल अडॉप्ट देमसेल्फ टू द हैबिटेट मोस्ट सुटेबल फॉर देम. तो उन्होंने अपने आप को उसी तरह से नेचर के थ्रू अडॉप्ट किया गया है. दीज एरिया आर ऑक्यूपाइड बाई ह्यूमन बींग ग्रेजुअली. साथ साथ वहाँ पे ह्यूमन बींग्स भी रहते हैं. सो इन ऑर्डर टू प्रिजर्व नेचुरल हेरिटेज ऑफ वाइल्ड लाइफ, जहाँ पे वाइल्ड लाइफ को कोई डिस्टर्बेंस ना हो, उनका अपना खुद का घर हो, उसी तरह से उनको प्रोटेक्ट भी मिले, तो उसी तरह से एरिया आर बीइंग डेवलप्ड बाय डिफरेंट कंट्रीज सो दैट दे हैव अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट. तो इसके लिए उनको अलग दिया गया एरिया ताकि वो आराम से अपने घर में सेफली रह सके, डिस्टर्ब कोई ना करे उनको. वेरियस एफर्ट्स आर बीइंग मेड, और बहुत सारे एफर्ट्स बनाए जा रहे हैं ताकि उनको कोई हार्म ना पहुंचाए, कोई भी हानि ना पहुंचाए. विच आर गेटिंग एक्सटिंक्ट. क्यों? क्योंकि लोग हंटिंग करते करते आज ऐसा हो गया कि हमारे पास जो प्लांट्स और एनिमल्स जो पहले होते थे आज वो नहीं है, क्योंकि वो क्या हो गए? एक्सटिंक्ट हो गए, ख़त्म हो गए. अब वो आ नहीं सकते वापस. कुछ ऐसे ही स्पीसीज है हमारे पास आज हमारे अर्थ में जो आज इंडेंजर्ड में आ गए. इंडेंजर्ड मतलब कि अब वो ख़त्म होने के पास में आ चुके हैं. तो हमें क्या करना चाहिए कि वो एकदम ख़त्म हो जाए. इंडेंजर्ड के बाद कहाँ हो जाएगा? वो एक्सटिंक्ट में चला जाएगा. तो ऐसा ना हो, हमें उसको यहीं पर ही रोकना चाहिए ताकि उसे हम उसका रिप्रोडक्शन करें. तो इसीलिए इसे कंजर्व करना, बचाना बहुत ज़रूरी है. ना वाइल्ड लाइफ क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ, क्योंकि हर कोई एक ना एक अपना अपना रोल प्ले करता है अर्थ के अंदर. वाइल्ड लाइफ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस में, विच आर इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर आवर लाइफ ऑल्सो. इन बायोस्फीयर प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सभी एक दूसरे से इंटरैक्ट होते हैं और हम उनके साथ इंटरैक्ट होते हैं, क्योंकि हमें इनसे फ़ायदा मिलता है और हमारा जो है कुछ उनको मिलता है. तो इसी तरह से हम कहीं ना कहीं सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. मतलब एक कोई भी अगर मिसिंग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? देयर विल बी सम प्रॉब्लम अराइजेज. कमी होती है, जैसे अगर कोई चीज़ें हम खाना बना रहे, अब उसमें कोई मसाला कम पड़ जाए, खाना तो बन जाएगी लेकिन उसकी स्वाद अलग हो जाएगी. तो वैसे ही लाइफ चलेगा थोड़ा बहुत, लेकिन जिस तरह से हम आगे इंजॉय कर रहे थे वैसे नहीं कर पाएंगे. हिंस दिस इकोलॉजिकल प्रोसेस आर इम्पॉर्टेंट. तो इसीलिए इस इकोलॉजिकल जो भी सारे प्रोसेस है जो सभी एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स करते हैं, वो सभी अपना अपना पार्ट प्ले करते हैं. तो एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, फिशिंग है एंड अदर एंडेवर्स सपोर्टिंग लाइफ, सब एक दूसरे पे सपोर्ट करते हैं, इंटरैक्ट है. So there are several biological processes where wildlife play important roles such as pollinations. एक एग्जाम्पल ले लो pollinations. फ्लावर्स होती है, फ्लावर्स में जो है फ्लावर्स की दूसरी जो पॉलिनेशन, यहाँ पे जो बीज आएगी, बीज जो यहाँ पे इसकी पॉलिनेशन करेगी, यहाँ पे बैठ के जो उनका वो स्वीट्स जो है उसकी जो सलाइवा है वहाँ से वो ले जाएगी मीठा, और जाके वो अपने क्या करेगी, बीज, वो हनी बीज जिस तरह से बीज होती है वहाँ से कलेक्ट करती है, फिर दूसरे प्लांट्स में बैठती है. तो इसमें से कुछ लेके गई, वो दूसरे प्लांट्स में दे दिया, तो ये पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन, जिससे दूसरा जो पेड़ होती है. तो इसी तरह से जो एक से दूसरा पेड़ होता है, फ्लावर्स हो रहा है, ठीक है. तो ये प्लांट्स जो हो रहे हैं, स्मॉल बर्ड्स जो हो रहे हैं, फ्लावर्स के जो बर्ड्स होते हैं, ये तभी होता है जब उस पर बीज होते हैं, बटरफ्लाइज होते हैं, ये सब जो बैठते हैं. तो सोचो वो कितना इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए एंड फ्लावर्स के लिए. तो पॉलिनेशन रुक जाएगा. फिर सीड्स, एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह सीड्स डिस्पोज भी करते हैं, तो इस तरह से सीड डिस्पोज होता है, कहीं और जाके जर्मिनेशन होता है, वो मतलब पौधे निकलते हैं. फिर पौधे निकलते हैं तो सॉइल जो है उसको होल्ड करके रखता है, मिट्टी को पकड़ के रहता है ताकि सॉइल इरोशन ना हो. फिर पेस्ट कंट्रोल, ये हम लोग करते हैं, कीड़े मकोड़ों को मारते हैं, तो ये इस तरह से पेस्ट कंट्रोल भी किया जाता है
ताकि इसको सॉइल को जो हार्मफुल है उसे मार दिया जाए, बाकी चीज़ें रहे इसके अंदर। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो ये वाइल्ड लाइफ और सभी जितने सारे हमारे बायोस्फीयर्स के अंदर है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड ह्यूमन बींग्स, ऑल आर इंटरडिपेंडेंट, वो सभी एक दूसरे से डिपेंडेंट है। तो आज हम लोग यहीं रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे इकोसिस्टम, ठीक है। तो उससे पहले आप जो है चैप्टर्स को रीड आउट कर लो और पीछे वाला वर्क कंप्लीट करते रहना, ठीक है। टिल देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।